जो इस यूनिट में आपको पढ़नी है। आज जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वो थ्रोनडाइक की थ्योरी पढ़ेंगे, ईएल थ्रोनडाइक। अब थ्रोनडाइक का नाम आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद है आपके फर्स्ट 2 लेक्चर्स में मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी पढ़ाया था कि यस हमारे मैम। एजुकेशन फील्ड में सबसे ज़्यादा जिसके गॉडफादर माना जाता है एजुकेशन का, वो थ्रोनडाइक को ही माना जाता है। और जो बिहेवियरिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें जेबी वर्सन जो थे, इन्होंने काम किया था, लेकिन जेबी वर्सन के कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद इस फील्ड को आगे बढ़ाना और एजुकेशन में अप्लाई करना और एजुकेशन की फील्ड में नए-नए कॉन्सेप्ट्स देने में सबसे ज़्यादा रोल किनका है? इनका है, एडवर्ड थॉर्नडाइक का। तो इसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं लाइक पनिशमेंट, रिवॉर्ड, ठीक है ना, रीइंफोर्समेंट, इन चीज़ों इनके बारे में एजुकेशन में ऐसा नहीं कि ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते थे, बल्कि इनके बारे में एजुकेशन में इनकी जो अहमियत को बताना या इन वर्ड को एजुकेशन फील्ड में अप्लाई करने वाले जो इंसान थे, वो थे एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो हमेशा जो भी पनिशमेंट, रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट, ये सारी चीज़ें, प्रेज़, ये सारी चीज़ें एजुकेशन में जो भी कॉन्सेप्ट आप एजुकेशन में पढ़ते हैं ना, दैट इज़ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? वो सब देने वाले थॉर्नडाइक थे। तो इस चीज़ें मैं बता चुकी हूँ कि ये फादर ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी हैं। जो ये कहते थे, वही एजुकेशन में माना जाता था। लेकिन इनको चैलेंज जॉन डेवी ने दिया, जिसको आज नए तरीके जो आए हैं, वो जॉन डेवी के हैं। लेकिन उससे पहले थ्रोनडाइक जो है वही फेमस थे। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए, जिनमें सबसे फेमस इनका एक्सपेरिमेंट रहा ट्रायल एंड एरर। इसको 2 नाम दिए गए हैं, जो मैं ऊपर दे चुकी हूँ, ठीक है? एक तो या तो इसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, या कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या कनेक्शनिज्म कहते हैं, ठीक है? ये 3 नाम दिए गए हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इसलिए होता है कि स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर से रिएक्शन को बाहर निकाले, पैदा करे, ठीक है ना? जैसे शेर को देख के आप डरते हो, तो वो शेर जो है वो आपके लिए स्टिमुलस है, जिसने आपके अंदर के डर को, रिएक्शन को बाहर निकाला। तो हमने कोई स्टिमुलस दिया और उसके रिस्पॉन्स में, दैट इज फियर इज द रिस्पॉन्स। शेर स्टिमुलस, आपका जो रिएक्शन है वो आपका रिस्पॉन्स है। तो उसी बेसिस पे उसने कहा कि लर्निंग जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है। और इसके बाद ट्रायल एंड एरर क्यों? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे तो उस एक्सपेरिमेंट में ट्रायल और एरर ही ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंगली थॉर्नडाइक ने कहा कि इंसान जो है वो अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है ना? हम कहते हैं ना, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं कि इंसान गलतियाँ जितनी करेगा उसको, इसलिए कि पहले खुद बताने से किसी को करने दो। एक बच्चे को बोलो पहले आप खुद ट्राई करो। जब बच्चा करेगा एक गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती, फिर उसकी गलतियाँ बताते रहो, फिर आस्ते-आस्ते वो खुद सीख लेगा। अगर आप उसको यहाँ से स्पून फीडिंग करोगे तो वो इतनी जल्दी सीख नहीं पाएगा। थर्ड नाम है इसका कनेक्शनिज़्म। कनेक्शनिज़्म इसको इसलिए कहा गया कि वो ये चीज़ बता रहा है कि 2 चीज़ों में आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होता ही है। अब क्या है, ये थॉर्नडाइक की जो थोड़ी-सी कहानी है वो पढ़ लीजिएगा। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट जो है इसका कैट वाला है, जो उसने पज़ल बग्स में किया है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट पूरा लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ क्या है इस एक्सपेरिमेंट में। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक कैट को, एक बॉक्स था, पज़ल बॉक्स, उसमें एक कैट को डाल दिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो इस एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें की, उसने कहा कि साथ में कभी भी उसने पेट भर के नहीं डाला कैट को, कैट को हंग्री डाला। क्यों? क्योंकि कैट से जो आप रिस्पॉन्स चाहते हो वो तभी मिलेगा जब उसके पास कोई स्टिमुलस होगा। रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता जब तक आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई स्टिमुलस नहीं है। तो उसने उसको भूखा रखा, क्योंकि वो जब भूखी होगी तभी वो खाने की तलाश करेगी, अदरवाइज़ वो चुपचाप बैठी रहेगी। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या किया, एक भूखी कैट को एक बॉक्स के अंदर रख दिया। उस बॉक्स में एक ही डोर था, और वो डोर भी ऐसे नहीं खुलता था, वो डोर भी एक लैच से खुलता था, ठीक है? अब भूखी कैट रख दी बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के जस्ट बाहर उन्होंने एक फिश रख दी। अब कैट तो भूखी है, वो तो अपने अपने जो हंगर है उसको सैटिस्फाई करने के लिए कोशिश करेगी कि मैं वो उस फिश को खा लूँ। तो वो क्या करती है कैट, कैट के पास मोटिवेशन है भूख का, अब उसे फिश खानी है। अब कैसे खाए? डोर तो बंद है। अब डोर एक उसके आगे एक ऑब्स्टेकल हो गया, हैम्पर हो गया, जिस वज़ह से वो बाहर नहीं जा सकती। तो वो क्या करती है, रैंडम मूवमेंट्स करने लगती है।
कभी यहाँ से हाथ बाहर निकालेगी, कभी वहां से हाथ बाहर निकालेगी, कभी किसी को स्क्रैच करेगी, कभी बॉक्स को बाइट करने की कोशिश करेगी, कभी इधर जाएगी, कभी जंप करेगी। तो ये रैंडम मूवमेंट्स उसमें होने लगते हैं। अब उसी एक बॉक्स में क्या है, एक लैच है, जिस लैच पर अगर आप हाथ डालोगे या कुछ भी करोगे, उसको दबाओगे तो डोर खुल जाएगा। अब ये चीज कैट को नहीं पता। कैट कभी इधर चल रही है, कभी उधर कर रही है, बहुत सारे रैंडम मूवमेंट्स कर रही है, तो विच मीन्स वो एरर कर रही है। ठीक है ना? पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, कैसे खोले कैसे खोले, और अचानक से उसका पाँव क्या हुआ, लैच के ऊपर पड़ गया, उस लिवर के ऊपर पड़ गया। अब लिवर पर जैसे उसका पाँव पड़ा तो क्या हुआ, वो डोर खुल गया। जब उसने देखा डोर खुल गया, वो भागी वहां से और उसने फिश खा ली। इसी एक्सपेरिमेंट को थ्रोनडाइक ने बार बार दोहराया। कैट भूखी हुई, उसको रखा। अब सेम कैट को रखा, यानी कि अलग कैट को, उसी कैट को रखा। अब कैट को फिर भूख लगी है, फिर फिश खानी है, वो फिर रैंडम मूवमेंट्स कर रही है। एक दो बार उसे लगा कि जब भी मैं इस तरफ जाती हूँ, या ये कोई लिवर है, कोई चीज है, जब भी मैं इसको हाथ मारती हूँ तभी आके दरवाजा क्यों खुलता है। तो वो समझ गई, उसने, दिस इज ऑल्सो ना लर्निंग है, वो समझ गई कि लैच पर हाथ या लीवर पे हाथ मारने से मेरा दरवाजा खुल जाएगा, मेरा डोर खुल जाएगा और मेरे को वो फिश मिल जाएगी। तो जितनी बार एक्सपेरिमेंट हुए, उतनी बार उसने अपनी गलतियों से सीखा, और फाइनली जब कैट को, भूखी कैट को अंदर डाला गया, फिश बाहर रखी गई, उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया, लैच पे सीधा हाथ मारा, डोर खुला, बाहर आ गई। ठीक है ना? तो उसने अपने बहुत सारी गलतियों से फाइनली सीख लिया कि उस डोर को कैसे खोलना है। ये है कैट का एक्सपेरिमेंट, जो थ्रोनडाइक का कैट पर एक्सपेरिमेंट। ये पूरा बॉक्स है, ये डोर बंद है, यहाँ पर फिश है, कैट है, यहाँ बाहर फिश है। अब वो क्या करती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी कुछ करती है। अचानक से जब इस लीवर पे उसका पाँव पड़ता है, ये लैच ऊपर हो जाता है और डोर खुल जाता है, और इस तरह से वो उसको कर देती है। ये इसके रैंडम मोमेंट्स है। कभी देखो हाथ बाहर निकाल के पकड़ रही है, नहीं पकड़ा जा रहा, कभी कुछ करने की कोशिश कर रही है, कभी कुछ कर रही है। फाइनली जब लीवर पे पाँव पड़ गया तो डोर खुल गया, ये बाहर आ गई, उसने फिश खा लिया। तो अपनी गलतियों से वो करते 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 फाइनली जब उसने सीख लिया, तो उसके बाद उसको 1 मिनट भी नहीं लगा कि उस जो बॉक्स है उससे बाहर आ जाए। ये था थ्रोडाइक का एक्सपेरिमेंट। लेकिन थ्रोडाइक का एक्सपेरिमेंट का क्या मकसद था, वो हमें उसने अपने लॉज में समझाया, और उस लॉज को कैसे हम अब अपने एजुकेशन फील्ड में यूज कर सकते हैं। देखिए, उसके काफी सारे लॉज थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस लॉ है जिससे सारे क्वेश्चंस इसी पर आते हैं, वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 3 लॉ है। पहला पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ रेडीनेस। अब लॉ ऑफ रेडीनेस की बात करें तो शायद हमने ये मोटिवेशन रेडीनेस चीज हमने पढ़ चुके हैं कि जब तक बच्चा रेडी नहीं होगा किसी चीज के लिए, प्रिपेयर नहीं होगा किसी चीज के लिए, आप उसको पढ़ा नहीं सकते। जो एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप एक घोड़े को क्या करते हैं, खींच कर पानी तक तो ले आएंगे, लेकिन आप उसको पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि उस वो रेडी नहीं है उन चीजों के लिए, उसको कोई प्यास है ही नहीं है। इसी तरह से आप बच्चे को भी जबरदस्ती नहीं कर सकते पढ़ने के लिए, जब तक के वो पढ़ने के लिए रेडी नहीं है। अब रेडी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसका मन हो, वो होता है फिजिकली बच्चा रेडी नहीं है। मे बी फिजिकली बच्चे को कोई पेन है, उसको हेडेक है, या कोई और फीवर है, बच्चा उस तरह से रेडी नहीं है। जब बच्चा को फीवर होगा, बच्चे को पेन होगा, आप उसको बोलोगे पढ़ाने के लिए बात करोगे तो वो नहीं कर पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो आप जबरदस्ती अगर आप उसको पढ़ाओगे भी, कुछ भी सिखाओगे, तो वो सीख नहीं पाएगा, वो रिटेन नहीं कर पाएगा, और आपका सिखाना फजूल जाएगा। दूसरा, वो मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए। दिमागी तौर पे उसे पता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। अगर दिमागी तौर पे भी वो रेडी नहीं है तो आप उसको कैसे पढ़ा पाएंगे। सोशली रेडी होना चाहिए। सोशली रेडी क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है, वो क्लास में आता है, कोई बच्चा उससे बात ही नहीं करता, सारे उसको अलग अलग बिठाते हैं, टीचर जो है उससे बात नहीं करता, हर बात पे उसको डांटता है। तो ऐसा बच्चा क्या करता है, ऐसा बच्चा जब उसको सोशली डिप्राइड होने लगता है, वो स्कूल बंक करने लगता है, वो स्कूल्स में नहीं जाता, रीजंस बताता है, मैं बीमार हूँ, मुझे सर में दर्द है, क्योंकि वो एक्चुअल रीजन नहीं बता पाता, कि उसे बुरा लगता है जब क्लास में उससे कोई बात नहीं करता या कोई उसको बुली करता है।
तो सोशली वो जब कंफर्टेबल है सब लोगों के साथ, क्योंकि जब तक वो टीचर के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, ही विल नेवर पुट एनी क्वेरी टू दैट टीचर। और जब तक आप सवाल नहीं करोगे तो आपको जवाब कहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में जितने भी क्वेरीज हैं उनको क्लियर करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को और विविड करने के लिए बेटर है एक स्टूडेंट को हमेशा क्वेरी करनी चाहिए। उसके अलावा बच्चा जो है इमोशनली भी रेडी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लास में बच्चा तो बैठा है, दोस्त भी साथ है उसके, टीचर भी उसके साथ अच्छा है, ठीक है, उसको दर्द भी के नहीं है कहीं पर। अब इमोशनली क्या बात करें, अब क्या है, वो घर से जब आया तो उसने देखा उसके दोनों माँ बाप लड़ रहे थे। अब वो चीज़ उसके दिमाग में यही रही, आज मम्मी-पापा लड़े, अब क्या होगा? अब कोई दोनों बात नहीं करेंगे, मुझे कोई नहीं देखेगा। बस ये दिमाग में चीज़ें उसके चलती जा रही हैं। तो जब वो इमोशनली ही एक्टिव नहीं है, इमोशनली ही हेल्दी नहीं है, तो आप उसको क्या पढ़ा रहे हो उसके सर के ऊपर से जाएगा। कभी-कभी हम खो जाते हैं, तो हम टीचर को देख रहे होते हैं लेकिन खोए होते हैं, दिमाग में कोई और बातें चल रही होती है। टीचर को लग रहा है बच्चा बड़ा अच्छा है, तब से मुझे देखे जा रहा है, सुन रहा है क्या बोल रहा है, लेकिन पता है ही नहीं है कि उसको टीचर क्या बोल रहा है। वो सुन रहा है टीचर की बात, लेकिन उसके दिमाग में कोई चीज़ रिटेन नहीं हो रही है, क्योंकि उसका अटेंशन नहीं है, उसका ध्यान, उसका दिमाग कहीं और है। तो वो उस वक़्त चीज़ को सीखने के लिए इमोशनली रेडी नहीं है। तो इसीलिए जो थॉर्नडाइक है उन्होंने क्या कहा कि ज़रूरी है कि जब आप बच्चे को पढ़ाएँ, तो आप देखें कि बच्चा इमोशनली मेंटली, फिज़िकली, सोशली रेडी है जो आप पढ़ाना चाहते हैं। अगर रेडी नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो जो आप सिखा रहे हैं और वो सीखने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर कनेक्शन बहुत वीक हो जाएगा, और जितना अमाउंट में आप चाहते थे कि बच्चा सीखे, वो सीख नहीं पाएगा। पहला लॉ हो गया लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा लॉ दिया उन्होंने लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस। इस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। मतलब आपको ये भी आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप चीजों को रिटेन कर पाओगे उसमें। उतने जितना आप या किसी को प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो विच मीन्स उन दो चीजों में क्या हो रहा है, कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। जब किसी चीज में कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, वो चीज उतनी ज्यादा आपको आने लगती है। फॉर एग्जाम्पल आप टाइपिंग पर ले ले, अब लैपटॉप में एक बच्चा जो है, वो पहले दिन अपना एक हाथ यूज करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखता है आर कहाँ है, टी कहाँ है, यू कहाँ है। अब हर दिन वो ये कर रहा है, हर दिन वो प्रैक्टिस कर रहा है अपने। तो भाई 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद वो लैपटॉप में नीचे देखेगा ही नहीं आर कहाँ, उससे सारा कुछ रिटेन हो जाएगा, पूरा का पूरा कीबोर्ड रिटेन हो जाएगा दिमाग में। तो समझ आएगी आर कहाँ है, टी कहाँ है, ओ कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। वो बिना देखे वो टाइपिंग करना शुरू हो जाएगा। पहली बार वो एक हाथ से कर रहा है, दूसरी बार वो 2 हाथों से भी कर रहा है। तो शुरू-शुरू में उसको मिस्टेक्स हो रही हैं, बाद में उसको मिस्टेक्स भी नहीं हो रही हैं। व्हिच मीन्स जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की, वो उतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ों को रिटेन कर रहा है और ज़्यादा सीख रहा है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ यूज़, ठीक है ना? प्रैक्टिस में उसने 2 और सब लॉज़ दिए, एक लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डि डिसयूज़। जितना आप ज़्यादा यूज़ करोगे इस चीज़ को, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उतना चीज़ें आप सीख पाओगे। अगर आप छोड़ दोगे, मतलब डिसयूज़ कर दोगे, आपने माना कि आपने 2 साल तक तो किया, 1 साल पूरा छोड़ दिया, इवन 3 साल तक छोड़ दिया। फिर जब आप कोशिश करोगे तो आप बोलोगे यार मुझसे हो नहीं रहा, आता था लेकिन पता क्या प्रैक्टिस छोड़ दी है ना, तो इसलिए ध्यान, ये चीज़ें निकलने लगती है इंसान से। क्यों? क्योंकि उसने अब प्रैक्टिस छोड़ दी है, वो डिसयूज़ हो गया। हाँ, रिकवरी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, अब वो सीखेगा तो जल्दी सीखेगा एज़ कम्पेयर टू बिफोर। लेकिन ये है कि वो उसमें कनेक्शन जो है वो वीक हो जाता है। अब आप में और अब लैपटॉप के उसमें कनेक्शन इतना वीक हो गया है कि जब आप करने लगोगे तो आपको ऊपर ऐसे जल्दी-जल्दी नहीं करोगे, फिर देखना पड़ेगा कहाँ था आर, कहाँ था पी, ठीक है ना? ये फिर हो जाएगा। तो इसीलिए जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप जानोगे। इसी में एजुकेशन इम्प्लीकेशन है कि इस लॉज़ को ना बहुत इम्प्लाई किया गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जैसे मैथ्स के लिए आपको हर कोई ये बोलता है नहीं बेटा मैथ्स ऐसे तो नहीं आता, प्रैक्टिस से आता है। व्हिच मीन्स आप जितना करोगे, उतना आप डाइवर्जेंट सोचोगे, उतना आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे, उतने आपको अल्टरनेट समझ में आते आएँगे। ड्राइंग को देख लीजिए, ड्राइंग को कितना करना पड़ता है, फिर जाके आपकी बिल्कुल ड्राइंग नीट एंड क्लीन होती है, ठीक है ना? म्यूज़िक
कैसे कितना रियाज करना पड़ता है, फिर जाके आवाज आपकी जिस तरह की आप आवाज चाहते हैं उस तरह से होती है। इवन आपकी वोकैबुलरी, आपकी प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजों के लिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कैसे हम प्रैक्टिस यहाँ पर कराते हैं, आपको होमवर्क दिया जाता है। हमें कहा जाइए इस पर असाइनमेंट कीजिए, फिर इस पर आप जाके घर में इसको फिर से कीजिएगा, मैं फिर कल टेस्ट लूंगी। फिर मैं आप बच्चों को बार बार कहा जाएगा ये करने के लिए। तो बच्चा जितना टेस्ट बार बार ले रहा है, बच्चा चीजों को रिपीट करवाया जा रहा है। हर हर हफ्ते एक टेस्ट हो रहा है। एक यूनिट का टेस्ट हो गया, अच्छा हफ्ते के बाद फिर उस यूनिट का टेस्ट लेंगे, ताकि बच्चा जो है डिस यूज में ना आ जाए, वो उसका यूज करता रहे, बार बार उसको याद करता रहे, जिससे क्या हो जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा और ये चीजें रिटेन रहेगी। इस लॉ को थॉर्नडाइक ने फिर बाद में रिवाइज किया था, जिसमें उसने कहा था कि हमेशा प्रैक्टिस ही आपको काम नहीं देती, प्रैक्टिस के साथ साथ में बच्चे के अंदर मोटिवेशन होना जरूरी है। विच मीन्स अगर आप चाहते हो कि बच्चा बार बार चीजों को याद रखे, तो समझना है कि क्योंकि ये वाला लॉ और पहला वाला लॉ बहुत ज्यादा आपस में है। वैसे तो तीनों लॉ जो हमें कनेक्शन है, लेकिन फर्स्ट लॉ वही बात है कि बच्चे को आप प्रैक्टिस तो करवा रहे हो कि आर दे रेडी टू लर्न, आर दे रेडी टू प्रैक्टिस। पहले देखना है कि भाई वो रेडी है ना, फिर जब रेडी है तो फिर उसको पढ़ाओ और फिर उसको क्या करवाओ, उस पर प्रैक्टिस करवाओ। तीसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ जो है लॉ ऑफ इफेक्ट। अब इसका मैं आपको समझाने से पहले एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पास 2 रेस्टोरेंट हैं, आप उस एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ देखते हो कि जो वेटर है, वो अच्छे से बात नहीं कर रहा, आप बुला रहे हो, वो सुन नहीं रहा। अच्छा, आपने डिश ऑर्डर की, वो बहुत टाइम लगा रहे हैं डिश को लाने में, फिर ला रहे हैं तो डिश एकदम बेकार है, ठीक है ना? दूसरे बाद उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप एक और रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर वेटर आपकी सर्विस बहुत अच्छे से ले रहा है, आपकी हर बात सुन रहा है, आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है। आपने डिश ऑर्डर की, उन्होंने डिश भी लाई टाइम पर और लाई तो बहुत यमी डिश थी। तो अब आपसे कोई बोलेगा कि कौन से वाले दोनों में से कौन से वाले आप रेस्टोरेंट में जाओगे, तो आप पहले वाले में जाना पसंद करोगे दोबारा, या दूसरे वाले में जाना पसंद करोगे दोबारा? किस में जाना पसंद करोगे? सेकंड। सेकंड वाले में। क्योंकि उसका क्योंकि उस रेस्टोरेंट का इफेक्ट आप पर अच्छा था, सेटिस्फाइंग था, प्लीजेंट था। मगर पहले वाले में अननोइंग था, आपको अच्छा नहीं लगा। तो अभी वही चीज लव इफेक्ट कहता है। थॉर्नडाइक ने कहा कि जब आपके स्टिमुलस और आपके रिस्पॉन्स का जो कनेक्शन होता है, वो सेटिस्फाइंग नहीं होता, उससे आपको अच्छा नहीं लगता, वो आपने जो सीखना है उसके बाद सीखने के बाद उसका इम्पैक्ट आप पर अच्छा नहीं है, अनोइंग है, आपको क्या होता है, आप उसको सीखना ही नहीं चाहते, उस काम को दोबारा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लगा। जैसे कि लर्निंग इज लर्निंग, कभी कभी मत ये सोचेगा लर्निंग मीन्स पॉजिटिव। कुछ भी सीखना, अच्छा भी सीख सकते हो और बुरा भी सीख सकते हो। अब ड्रग्स लेते हो, वो भी तो एक सीखना है ना। अब कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, किस तरह लेना है, कितना डोज लेना है, ये भी क्या है, लर्निंग है। बट दिस इज नेगेटिव लर्निंग, अच्छी लर्निंग नहीं है ना। एक बच्चा ड्रग्स लेता है, ड्रग लेने के बाद वो देखता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई, उसने देखा कि उसके पेरेंट्स उससे रूठ गए, उसका उससे कोई बात नहीं कर रहा, उसके अंदर उसके पास जितने पैसे थे वो खत्म हो रहे हैं, अब उस पर इफेक्ट बुरा आ रहा है। वो क्या बोलेगा, मैं कभी ड्रग्स नहीं लूंगा, मीन्स ये दोबारा काम मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि इसका इफेक्ट मुझ पर अच्छा नहीं पड़ा। तो वो खुश नहीं होगा। एट द सेम टाइम एक बच्चा जो है क्या करता है, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेता है, उस कंपटीशन में वो जीत जाता है, घर में आके सब उसकी प्रेज कर रहे हैं, जो उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है लेकिन फिर भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको लगेगा यार मेरा फादर इतना स्ट्रिक्ट है लेकिन मेरे यहाँ पर जीतने पर तो वो मुझसे खुशी जाहिर कर रहा है, मदर उसको अच्छा अच्छा खाना बना के दे रही है, किसी ने इसको पैसे दे दिए, उसको लगेगा यार इस चीज का तो मुझे बहुत अच्छा फल मिल रहा है, तो वो कहेगा हाँ, आई विल अगेन पार्टिसिपेट इन दैट कॉम्पिटिशन या अनदर कॉम्पिटिशन। वो काम दोबारा करेगा क्योंकि उसका इफेक्ट उस पर अच्छा पड़ा। तो यही कहना चाह रहा है थॉर्नडाइक भी, कि वो लर्निंग जिसका असर बच्चे पर अच्छा पड़े, वो दोबारा करना चाहता है। अगर उस पर अच्छा ना पड़े तो वो दोबारा कभी नहीं करेगा। अब सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव को मत ले लो। बीइंग ए टीचर आपको समझना है कि एक बच्चा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, दिस एन एग्जांपल ऑफ माय सिस्टर। मेरी सिस्टर ने क्या किया कि व्हेन शी वाज इन कॉलेज, वो कुछ बच्चों को आदत होती है कि पहले ही हम पढ़कर आ जाएं, ताकि कल टीचर्स एक कोई भी क्वेरी करे तो मैं इसका आंसर पहले दूं। एक अच्छी बात होती है इसमें।
अब उसने क्या किया कि वो जब पढ़कर आई और टीचर ने सवाल पूछा तो उसने जवाब दिया। नहीं, उसने हाथ खड़ा किया कि सर आई वांट टू आंसर दिस। उसने उसको अवॉइड किया। दूसरी बार फिर किया, उसने फिर हाथ खड़ा किया, उसने उसको अवॉइड किया। तीसरी बार उसने आंसर दिया बट टीचर डिडंट से एनीथिंग, उसको बोला अच्छा ठीक है बैठ जाएं आप। दूसरी बार भी यही हुआ, तीसरी बार ये हुआ, चौथी बार उसने पढ़ना छोड़ दिया। उसने कहा जब टीचर मेरा सुनता ही नहीं मैं पढ़ूं क्यों? बल्कि पढ़ना तो सही चीज थी ना, वो अच्छी लर्निंग थी, पॉजिटिव लर्निंग थी। लेकिन टीचर के जो रिस्पॉन्स है, जो टीचर का बिहेवियर है, उसने एक बच्चे से अच्छी चीज छीन ली क्योंकि उसका इफेक्ट उस बच्चे पर अच्छा नहीं किया। क्योंकि टीचर सुन नहीं रहा, टीचर उसकी प्रेज नहीं कर रहा, तो उसको लगा मुझे तो किसी कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों पहले याद करके जाऊं, वो तो सुनता ही नहीं है मेरी बात। तो यहाँ पर टीचर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, उसके एक बिहेवियर की वजह से बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया। तो विच मीन्स यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखते हुए थ्रोनडाइक ने इस लॉ को 1930 में फिर रिवाइज किया। एक मिनट, इसका टाइम 10 मिनट रह गए हैं। 1930 में रिवाइज किया और इस 1930 में जो इसने रिवाइज किया ला, इसके अकॉर्डिंगली ही स्टेटेड दैट रिवॉर्ड स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स बट पनिशमेंट डिड नॉट ऑलवेज वीकन द रिस्पॉन्स. Then he placed more emphasis on the reward aspect than the punishment aspects of law of effect. इससे पहले मीन्स ये जाए कि अगर किसी चीज से आपको पनिशमेंट मिल रही है तो हम क्या करते हैं, वो काम दोबारा नहीं करते क्योंकि हमें पता है इससे पनिशमेंट मिल रही है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए थ्रोनडाइक ने लॉ को रिवाइज किया और कहा कि रिवॉर्ड जो है वो हमेशा आपके रिस्पॉन्स को और स्ट्रेंथन करेगा। अगर आप किसी के काम पर उसको रिवॉर्ड दे रहे हो तो वो काम दोबारा जरूर होगा। लेकिन अगर आप पनिशमेंट कर रहे हो, जरूरी नहीं, हर टाइम जरूरी नहीं कि उसमें वीकन हो जाए। कभी कभी बच्चों को उस पनिशमेंट की आदत पड़ जाती है, तो अमाउंट ऑफ पनिशमेंट डिसाइड करना जरूरी होता है। क्योंकि एक बच्चे को जब रोज आप खड़ा करोगे ना, उसको आदत हो जाएगी, कोई बात नहीं यार मैडम खड़ा कराती है, कोई बात नहीं खड़े हो जाएंगे। तो अमाउंट ऑफ पनिशमेंट हमेशा डिसाइड करो कि बच्चे को पनिशमेंट की आदत ना पड़े। पनिशमेंट इफेक्ट करे ना करे, लेकिन रिवॉर्ड हमेशा बच्चे पर इफेक्ट करता है। तो जरूरी है, थ्रोनडाइक ने कहा है कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन की जब बात करें तो जरूरी है एक टीचर को ये फीडबैक और रीइंफोर्समेंट हमेशा रखना चाहिए। अगर बच्चे से आप सवाल पूछते हो और बच्चा जवाब देता है, अगर वो बच्चा जवाब एग्जैक्टली वैसा नहीं देता जैसे आपका सवाल था, तो भी आपने बच्चे को नो नहीं कहना, गलत मत कहना, ये चीजें नहीं बोलनी है। आपको बोलना है हाँ आप बिल्कुल तो सही नहीं, ये ना क्योंकि बिल्कुल सही है, हाँ आप थोड़ा पास पहुंच गए हैं। हाँ आपने क्या कहा, उसके रिस्पॉन्स को क्या लिखा, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, बच्चे को लगेगा मेरा रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे को थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो, ना भी जवाब दे पाए लेकिन बच्चा अपने दिमाग पर जोर तो डालेगा ना। वो बुरा तो नहीं लगेगा कि मैंने कुछ कहा और मजाक बन गया, मैंने कुछ कहा तो मेरा तो बात मानी ही नहीं गई। तो जो भी कहता है उसको ट्राई टू लिंक दैट। हमेशा कभी किसी को नो ना, गलत, बैठ जाओ, तुम नहीं हो पाएगा, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। जो भी वो रिस्पॉन्स दे, उस रिस्पॉन्स को उस आंसर के साथ बहुत दूर से ही भी सही लेकिन लिंक करने की कोशिश करो कि बच्चे को लगेगा मैं दूर से ही सही पहुंच तो गया ना। तो टीचर कैन यूज रिवॉर्ड टू स्ट्रेंथन सर्टेन रिस्पॉन्सेज एंड पनिशमेंट टू वीकन अदर्स। तो पनिशमेंट कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये भी जरूरी है अकॉर्डिंग टू थ्रोनडाइक। लेकिन सिर्फ इतना है कि आपको पनिशमेंट वैसी देनी है जिससे बच्चे को आदत ना पड़ जाए, लेकिन पनिशमेंट भी देना जरूरी है ताकि अगर कोई चीज आप चाहते हो कि बच्चा वो गलत चीज छोड़े तो आप उसको पनिश करें। लेकिन वो पनिशमेंट का मतलब मारना सिर्फ नहीं होता, बहुत सारी पनिशमेंट होती है। आपका तरीका, आप पनिशमेंट कैसे यूज करते हैं, इसके साथ आपका जो थ्रोनडाइक का ये थ्योरी है वो खत्म होता है। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं? Yes. थ्रोनडाइक को याद रखिएगा, दिस इज ही इज एग्जैक्टली द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए हैं। जो थ्योरी हमें पूछी गई है या तो उसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, या कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या कहते हैं कनेक्शनिज्म। जो ये कैट वाला एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट थ्रोनडाइक ने किया है। उसके बाद इसने सबसे फेमस लॉ दिए हैं, 3 लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। रेडीनेस, जब बंदा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से रेडी होगा तभी आप पढ़ाओ, जबरदस्ती आप किसी को मत पढ़ाओ, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, जहां पर हम कहते हैं कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, जितने कम करोगे उतना भूल जाओगे, ठीक है ना। लॉ ऑफ इफेक्ट, कि जो आपने सीखा
उसका असर आप पर, इफेक्ट आप पर कैसा हुआ। अगर अच्छा हुआ तो आप दोबारा सीखोगे, बुरा हुआ तो आप दोबारा नहीं सीखोगे। यही है थॉर्नडाइक के लॉज। आज के लिए काफी है। सबने अपनी